नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंचल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का दम। जी हां, देश में 4 एकीकृत थिएटर कमांड के गठन में खींचतान सामने आने लगी है। चीफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि वायुसेना सहयोगी की भूमिका में रहती है और सेना के इंजीनियरों और आर्टिलरी की तरह युद्ध सहयोगी होते हैं। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भी इस पर असहमति जताते हुए स्पष्ट कहा कि वायुसेना की वायु शक्ति के रूप में एक बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि थिएटर कमांड के गठन में वायुसेना जरूरी सहयोगी है और ये भूमिका में थी, लेकिन ये सही तरीके से किया जाना चाहिए। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल ने सेमिनार में दोनों के बीच ये कहासुनी सामने आई है। तो पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सीडीएस ने कहा, वायुसेना से जमीन पर मौजूद सेना को सहयोग मुहैया करवाने की अपेक्षा होती है। ये नहीं भूलना चाहिए कि वायुसेना थल सेना की सहयोगी शाखा के रूप में काम करती है, वैसे ही जैसे आर्टिलरी या इंजीनियर युद्ध लड़ने वाली सैन्य शाखा को सहयोग करते हैं। वायुसेना के पास एयर डिफेंस चार्टर होता है, तो एक चार्टर जमीन पर मौजूद सेना को ऑपरेशन में सहयोग देने के लिए भी होता है। वायुसेना को यह बेसिक चार्टर समझने की जरूरत है। सीडीएस रावत ने कहा, नए प्रस्ताव के तहत वायुसेना के पास केंद्रीकृत वायु रक्षा कमान होगा। उसके लड़ाकू विमान जमीन पर आधारित 2 थिएटर कमान में बढ़ जाएंगे। वायुसेना के सलाहकार पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर 2 कमान में नियुक्त होंगे, जो हवाई ऑपरेशन में थिएटर कमांडर को सलाह देंगे। गौरतलब है कि सीडीएस देश में 4 थिएटर कमान के गठन पर काम कर रहे हैं। उनमें से 3 थल सेना के अधिकारियों और एक नौसेना के अधिकारियों के नेतृत्व में रहेगी। रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार से सहमति पा चुके प्रस्ताव के तहत सभी थिएटर कमांडर सीडीएस को रिपोर्ट देंगे। सीडीएस के बाद बोलने आए एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने थिएटर कमान की अंदरूनी बातचीत पर चर्चा से इंकार किया। उन्होंने कहा, अंदरूनी मतभेद पर अंदरूनी तौर पर ही समाधान निकाला जाता है, इन पर सार्वजनिक चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। हालांकि भदौरिया ने साफ किया कि वायुसेना की भूमिका सिर्फ सहयोगी की नहीं बल्कि उससे ऊपर है। किसी भी मिले जुले युद्ध क्षेत्र में हवाई हमलों से जुड़ी योजनाओं सहित कई बातों पर विचार होता है। एयरफोर्स की भूमिका केवल सहयोगी की नहीं, इससे ऊपर भी वह भूमिका निभाती है। उसे हवाई ऑपरेशन की योजना में कई महत्वपूर्ण पहलू देखने होते हैं। कमान के गठन में वायुसेना साथ है, यह एक आवश्यक सुधार है। सेना के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कही गई बात शायद उनकी हताशा और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अपना एजेंडा थोपने की कोशिश का खुलासा करती है। आर नाम्बियार पूर्व वेस्टर्न एयर कमांड एयर मार्शल वायुसेना को भारतीय सेना की बाकी 2 भुजाओं का सहयोगी बताना गलत है। वायुसेना बाकी 2 भुजाओं की तरह ही है, जिसकी अपनी विशेषताएं हैं। कई दशकों में इन्होंने मान्यता पाई है। तो देश में 4 एकीकृत थिएटर कमांड के गठन में खींचतान सामने आने लगी है। जीएफएक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो वायुसेना एक बड़ी भूमिका यहां पर निभाती है। वायुसेना की अपनी खासियतें हैं। सहयोगी यहां पर बताना गलत बताया गया है। कमान के गठन में खींचतान सामने आ रही है, यह भी बात निकलकर सामने आ रही है। वायुसेना की वायु शक्ति के रूप में एक बड़ी भूमिका है, ऐसा कहा जा रहा है। थल सेना की सहयोगी शाखा के रूप में वायुसेना जो है वो काम करती है। सीडीएस में देश में 4 थिएटर कमांड काम कर रहे हैं, जिसको लेकर ये बात निकलकर सामने आई है। वायुसेना को भारतीय सेना और भुजाओं का सहयोगी बताना गलत है, ये बात भी निकलकर सामने आई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि मामला जैसा हो वैसा ही पूछा जाना चाहिए। हताशा और एजेंडे थोपने की कोशिश नहीं करें। तो वायुसेना की अपनी खासियतें हैं और सहयोगी बताना गलत है। तो जीएफएक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो मामला है वो निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा कि वायुसेना सहयोगी की भूमिका में रहती है और सेना के इंजीनियरों और आर्टिलरी की तरह युद्ध सहयोगी होती हैं। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने इस पर असहमति जताते हुए स्पष्ट कहा कि वायुसेना की वायु शक्ति के रूप में एक बड़ी भूमिका है और उन्होंने ये भी कहा कि थिएटर कमान के गठन में वायुसेना जरूरी सहयोग की भूमिका में थी, लेकिन ये सही तरीके से किया जाना चाहिए था। इसके साथ ही ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल के सेमिनार में दोनों के बीच ये कहासुनी सामने आई है। तो इस पर जो चर्चा के लिए हमने आज हमारे मेहमान जो है वो विंग कमांडर डॉक्टर प्रफुल्ल बख्शी हैं हमारे साथ में। तो विंग कमांडर सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। जी विंग कमांडर सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और ये जो मुद्दा आज का है कि वायुसेना को लेकर कुछ डिस्प्यूट यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, तो पहले तो मुद्दा आपसे समझने की कोशिश करें कि ये सारी वार्तालाप हो क्या रही है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फाइटर पायलट हूँ, ये मैं आपको करेक्ट करा दूं जी। अच्छा, दूसरी बात ये है, जो मुद्दे जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये मुद्दा तब पैदा होता है
जब इसमें रोल की समझ नहीं होती। आमतौर पे हम आर्मी को ब्लेम नहीं करते, पर उनका जो एक्सपोजर होता है, उनकी समझ एक लिमिटेड होती है और अंग्रेजी लैंग्वेज भी बड़ी लिमिटेड है जी। ये जो सपोर्ट है, जिसको आप हिंदी में सहयोगी बोल रहे हैं, ये गलत है। भारतीय वायुसेना इज अ प्रोटेक्टिव, वो ओवरऑल प्रोटेक्शन देती है। अब मैं आपको आराम से समझा देता हूँ ताकि हमारे सुनने वालों को एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए। बिल्कुल। जब लड़ाई शुरू होती है, लड़ाई शुरू होने से पहले भारतीय कोई भी वायुसेना ये देखती है कि हमारी जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जमीन पे और पानी पे, उनके ऊपर दुश्मन हमला ना करे, तो वो जाके पहले दुश्मन पे हमला करते हैं, उनको नेस्तनाबूद करते हैं, ताकि जब ऑपरेशन शुरू हो जाए तो वो उनको दखल अंदाजी ना करे। ये है प्रोटेक्शन, ओवरऑल प्रोटेक्शन फ्रॉम द एयर देते हैं एयरफोर्स जी। और इसीलिए आपकी थल सेना आगे बढ़ पाती है। जहां पे थल सेना रुक जाती है बढ़ने से आगे, क्योंकि अगर दुश्मन की वायुसेना उस पर हावी होती है तो अपनी वायुसेना जाके उसको गश्त करती है। अगर दुश्मन के स्ट्रॉन्ग टैंक्स हो या आर्टिलरी स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि चाइना में हो गई थी 1962 में, और उस समय भारतीय वायुसेना नहीं थी, तो भारतीय सेना की हार हुई थी। आपको मैं हिस्ट्री में बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री में जिस सेना और नौसेना और स्थल सेना के पास वायु शक्ति नहीं थी प्रोटेक्शन करने के लिए, उसकी हार हुई है। सारी जर्मनी नेवी खत्म हो गई, रशियन नेवी खत्म हो गई, जापानीज क्योंकि उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर था, इसलिए वो अमेरिका पे हावी हुए। देखिए आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सारे जब जर्मनी ने 29 दिन के अंदर पूरे यूरोप को कॉन्कर कर दिया, इसलिए क्योंकि उनकी जो थल सेना एडवांस कर रही थी उसको प्रोटेक्ट कर रही थी वायुसेना ऊपर से। प्रोटेक्शन का मतलब है आगे बढ़कर दुश्मन के टैंकों को और दुश्मन की थल सेना को नेस्तनाबूद कर रही थी। ये होता है रोल सेना का, ये होता है प्रोटेक्शन, यानी कि रक्षक, ये नहीं सहयोगी। रक्षक और सहयोगी में बड़ा फर्क होता है। तो ये आप हमारे जो CDSN को नहीं पता। फिर आप आइए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरे का पूरा यूरोप कॉन्कर हो गया। बैटल ऑफ ब्रिटेन जिसमें हारे वो सिर्फ एयर वॉर थी। अगर वो एयर वॉर से जीत जाते तो जर्मनी इंग्लैंड के ऊपर बिल्कुल हावी हो जाता। और उसके बाद जब आते हैं आप वियतनाम वॉर की बात करें, कोरियन वॉर, अगर एयर नहीं होती है तो सारा का सारा नष्ट हो जाता है। आपने गल्फ वॉर में देख ली, सारी गल्फ वॉर एयरफोर्स की लड़ाई थी, आर्मी तो निकली ही नहीं। वो कैसा सहयोग है कि आप खेमे से निकले नहीं और आपके सहयोगी लड़के दुश्मन को मार रहे हैं। वो सहयोगी नहीं होते, वो रक्षक होते हैं। तो CDS को बोलना चाहिए था वायुसेना हमारी रक्षा का काम करती है, ना कि हमारे को सहयोग देती है। ये बहुत गलत बात है। अंग्रेजी लिमिटेड होती है, अंग्रेजी में शब्द भी कम है, अंग्रेजी में अल्फाबेट्स भी कम है, तो उनका एक्सप्रेशन बड़ा लिमिटेड होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। और दूसरी बात है, हमारे आर्मी कई आर्मी होता, सारे को नहीं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता। ध्यान से क्या आपका मतलब, जो क्लोज एयर सपोर्ट जो हम देते हैं, जैसे कि आप एडवांस कर रही हैं, आप आर्मी के कमांडर हैं, आपको दुश्मन के टैंकों ने घेर लिया है, मैं एयर सपोर्ट दूंगा आपको, वो एयर सपोर्ट नहीं होता, मैं एयर प्रोटेक्शन होती है। मैं जाके उन टैंकों को नष्ट करूंगा ताकि आप आगे बढ़ पाए। आपने लोंगेवाला की बैटल का नाम सुना है? पूरे पाकिस्तानी 65 टैंक जो और हमारे 4 हंटर एयरक्राफ्ट, सिर्फ 4 हंटर एयरक्राफ्ट ने 65 टैंकों को उड़ा दिया 2 दिन की लड़ाई के अंदर। ये फिल्मों में तो गलत दिखाते हैं, एक्चुअल लड़ाई टैंकों का जो सारा खत्म करना था वो 4 हंटर ने किया, जो जिस समय इसने टेक ऑफ किया था। और 1971 की वॉर आपने पाकिस्तान को 2 भागों में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि आपने पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स को नेस्तनाबूद कर दिया था। तब आपकी आर्मी आगे बढ़ पाई थी, और बढ़ने के लिए भी वो बिना आर्मी हेलीकॉप्टर के नहीं बढ़ पाती। हेलीकॉप्टर ने उनको उठा के नदी का पार कराया। ये तो लॉजिस्टिक रोल है, मैं लड़ाई की रोल की बात कर रहा हूँ। अगर पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स होती वहां पर तो आप 6 महीने तक लड़ते रहते और आप आगे नहीं बढ़ पाते थे। ये फर्क होता है। तो इसमें हमारे CDS साहब ने जो कहा है वो मैं ये नहीं कहता जान के बोला है, वो इस समय समझ की थोड़ी अभाव है।
समझ के अभाव के कारण ये चीज होती है। और हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने जनरल एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने बिल्कुल ठीक बोला, और उनको इसमें कोई तू मरने की बात नहीं है, इनको एक्चुअली समझाने की बात है। और समझ आ गई होगी तो ठीक है, नहीं आ गई होगी तो हम और समझा सकते हैं आपके प्रोग्राम के द्वारा। बिल्कुल बख्शू जी, आपने इस पूरी बात को यहाँ पर समझाया है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, विंग कमांडर आप भी हैं, तो यहाँ पर वायुसेना की अपनी खासियतें हैं, अपनी चीजें हैं कि वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है, वो आप बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। तो ये जो विवाद है, जो खींचतान निकलकर सामने आ रही है, ये किस तरीके से जो है इसे कैसे समझा जाए पूरा? देखिए, ये शुरू में कई पहलू है। आमतौर पे मैं आपको बता दूं, मेरी रीडिंग ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो ये नहीं चाहती कि दोनों जो एयरफोर्स और आर्मी जो है इकट्ठे होकर काम करें। बेसिकली वो एक दूसरे के खिलाफ उनको उकसाने का काम भी करते रहते हैं। आमतौर पे ये उकसाना बड़ा आसान पड़ जाता है कि एयरफोर्स हेलीकॉप्टर का यूज कर रहे हैं, आपको होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, और या मैरीटाइम ऑपरेशन क्यों ले रहे हैं, नेवी के पास होना चाहिए। तो दोनों में 8-9 साल तक की बहस शुरू हो जाती है। इसीलिए जो है एक आपस में इनका तालमेल नहीं चाहते। ये बेसिकली देश के खिलाफ बात है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी रीडिंग ये है, मैं गलत हो सकता हूँ, सही मैं नहीं कह सकता, पर मेरी फर्म रीडिंग है कि ये होता है। और आमतौर पे ब्यूरोक्रेसी एक दूसरे को बढ़ाती है। जिसकी समझ ज्यादा होती है तो वो तो नहीं भिड़ता, जिसकी समझ कम होती है वो भिड़ जाता है। तो ये हमारी नासमझी का कारण है। दूसरा ये है, एक्सपोजर नहीं है। अगर सीडीएस का एक्सपोजर नहीं है इसका तो उनको बताना चाहिए, उनको नॉलेज गेन करना चाहिए। और एयरफोर्स में बड़े एक्सपर्ट हैं जो उनको बैठा के उनको बता सकते हैं, कोई बात नहीं है। और कोई भी आधा घंटा 1 घंटे को तो समझ आ जाएगी बात। तो ये, और दूसरी बात है, सिर्फ कोई ईगो की बात नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव होता है तीनों सेनों का कि दुश्मन को नेस्तानाबूद करना। दुश्मन के नेस्तानाबूद को करने के दौरान अगर आर्मी को एयरफोर्स की प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो एयरफोर्स देगी, नेवी को होती है तो एयरफोर्स देगी, क्योंकि एयरफोर्स का जो विभाग होता है वो आसमानी होता है, और जो आसमान में से हमला करता है वो चारों तरफ कर सकता है। आप खुद देख लीजिए, अगर आप पहाड़ी पे बैठे आदमी पे हमला नहीं कर सकते, वो आपकी पूरी बटालियन को रोक सकता है, 2 आदमी मिलकर रोक सकते हैं। तो जिसके पास होती है, जिसके पास हाइट होती है, वो आमतौर पे कुछ ज्यादा उसका एरिया ऑफ एक्शन होता है। इसीलिए एयरफोर्स जो है उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है और हाइट भी ज्यादा में जा सकता है, और एक जगह से दूसरी जगह मिनटों में पहुंच जाता है। इसलिए एयरफोर्स की वर्सेटैलिटी, मैन्यूवरेबिलिटी और जिसको कहते हैं कि स्पीड, एक्सप्लॉइट कर सकता है एक सिचुएशन को बहुत चारों तरफ से, ये एयरफोर्स की खासियत है। तो इसी खासियत को एयरफोर्स की ताकत मानी जाती है, और एयरफोर्स की ताकत ही है जो आर्मी और नेवी को प्रोटेक्ट करती है। नेवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेवी ने अपना एयरफोर्स बना ली है, उनकी एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसीलिए बनाई है उन्होंने। क्यों बनाई है? कोई सपोर्ट आर्म को नहीं स्पेशली बनाता, वो है प्रोटेक्शन आर्म। अगर नेवी के पास एयर आर्म नहीं होगी तो वो नेवी एकदम डूब जाएगी 2 दिन के अंदर। कोई नेवी नहीं टिक सकती बिना एयर आर्म के। तो वही बात है, आर्मी रुक जाएगी और उसके हाथ हो जाएगी। अभी जनरल रोमेल अफ्रीका में सबसे तगड़े जनरल माने जाते थे, उनको रॉयल एयरफोर्स ने हराया क्योंकि उनकी जर्मन एयरफोर्स के पास फ्यूल खत्म हो गया, वो आ नहीं सके। आपने 62 की लड़ाई इसलिए हारी कि आपके प्रधानमंत्री ने ये स्क्वाड्रन 9 की से निकाल के पंजाब और दिल्ली भेज दिए, तब आपकी हार हुई है। तो ये बात हमारे सीडीएस को अच्छी तरह समझ जानी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन विंग कमांडर सर, अगर बात की जाए इस खींचतान की, ये जो बात निकलकर सामने आई है, तो ये शुरू कहाँ से हुई? चलिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया मामला क्या था, वायुसेना किस तरीके से अपना काम करती है, लेकिन ये निकलकर कैसे आया, ये चीज कैसे सामने आई है? देखिए, ऐसे सामने आई है, भारत की वायुसेना जो है उसका बड़ा लिमिटेड नंबर है। हमारे को 45 स्क्वाड्रन चाहिए, लोग 42 कहते हैं, मैं गलत मानता हूँ। चलिए 42-45 और रह गए हमारे 30 से भी कम, मतलब आपके 15 स्क्वाड्रन कम हो गए। 15 स्क्वाड्रन का मतलब है अब 280 से 300 जहाज कम हो गए। आपको अब ये जहाजों को अगर आप ये थिएटर कमांड में वितरण कर देंगे तो आपको जो एयरफोर्स को जरूरत पड़ती है, जब देखिए जब लड़ाई है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जब लड़ाई थी
तो उनके एयरक्राफ्ट में आकर पहले आर्मी के बढ़ने से पहले ही पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट में हमारे 7-8 एयरफील्ड 9 एयरफील्ड के ऊपर हमला किया था। हमने भी उनके एयरफील्ड पे हमला किया। अगर एक रात पहले जाके दुश्मन के खेमे में जाके 400 किलोमीटर अंदर जाके आप हमला करते हैं, ये होता है एयरफोर्स का काम। तो ये एयरफोर्स का काम, अगर आप एयरफोर्स अपना काम ये ना करे और अपने एसेट्स को वितरण कर दे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के कमांड्स में, तो हमारे पास सिर्फ इसको काउंटर एयर ऑपरेशन कहते हैं। जब आप दुश्मन की एयरफोर्स को उसके इलाके में दबा देते हैं, उसको काउंटर एयर ऑपरेशन कहते हैं। वो बहुत जरूरी है। सारी लड़ाइयां काउंटर एयर से शुरू होती हैं और फिर अब तो एयर एंड स्पेस फोर्स बन रही है। अब हमारे साथ स्पेस वेपन आ रहे हैं और हमारा बहुत अब सिर्फ 60-70 हजार से नहीं, अब तो 1,000 अब तो लड़ाई एंटी सैटेलाइट वॉर, सैटेलाइट से हमले शुरू होंगे, ये और ज्यादा तगड़ी चीज बनेगी। इसको आप सपोर्ट आप नहीं कह सकते। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये लड़ाई तब स्टार्ट हुई कि जब हमारे जो थिएटर कमांड बन रहे हैं उसमें एयरफोर्स के वितरण की बात आ रही थी। इंडियन एयरफोर्स कहती है हम अपने लिमिटेड रिसोर्स को वितरण नहीं कर सकते, हमको नहीं, हमारे पास बड़ा लिमिटेड है, हमें हर जगह इस्तेमाल करना है। और एयरफोर्स की खासियत है, जैसे कि अभी 2-3-4 साल पहले एक एक्सरसाइज हुई थी, वो एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स ने करके दिखा दिया था कि वेस्टर्न सेक्टर से ईस्टर्न सेक्टर में 3 घंटे के अंदर मूव कर देती है। वायु शक्ति एयरफोर्स एक्सरसाइज का नाम था। चाहे भुज और नलिया में हो और कलाईकोंडा में या नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए सारे स्क्वाड्रन्स को 4 घंटे लगते हैं, 3 घंटे पूरी एयरफोर्स ईस्ट से वेस्ट शिफ्ट हो सकती है। तो हमारे को ये उपलब्धि है हमारे पास, जिसको कि हम दूर दूर की 1-2 घंटे के अंदर कवर करके अपना नया खेमा स्थापित कर लेते हैं। ये जो क्वालिटी इंडियन एयरफोर्स की है, हर एक वायुसेना की होती है, इस क्वालिटी को आपका वितरण करेंगे तो आपको ही हानि होगी। ये जनरल रावत को समझ आनी चाहिए। इसीलिए हमारे जो एयर चीफ है राकेश भदौरिया, वो कह रहे हैं कि मेरे को कोई नहीं है, आप जब मांगेंगे मैं दे दूंगा, पर ये नहीं कर सकता कि अपने पूरी लिमिटेड रिसोर्स को डिवाइड करके मैं बैठ जाऊं। तो मैं क्या काम करूंगा? सिर्फ ट्रेनिंग का काम करूंगा? ये अपने काम करने का नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि जहां पे एयरफोर्स को जरूरत होगी वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दुश्मन सिर्फ एक जगह से हमला नहीं करेगा, वो कहीं से हमला कर सकता है। अगर आज आप चाइना और पाकिस्तान से 2 फ्रंट वॉर, तो आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ से भी हमला होगा, आपका अरेबियन सी की तरफ से भी होगा। दोनों दुश्मन एक साथ मिलकर काम करेंगे, लद्दाख में दोनों फ्रंट खुल जाएंगे, ईस्ट वेस्ट फ्रंट खुल जाएगा। फिर आप एयरफोर्स का वितरण कैसे करेंगे? ये नहीं हो सकता। या तो आपके पास 200, 150, 200 स्क्वाड्रन हो तब आप ठीक है। जब आपके पास एयरफोर्स आधी रह गई है और उसके बाद आप वितरण की बात कर रहे हैं, ये सरासर गलत हो। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, अगर बात की जाए, ये जो खींचतान निकलकर सामने आ रही है, चलिए आपने तो मुद्दा बहुत अच्छे से समझा दिया है, इसमें ईगो पर लेने की भी बात नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा है वो भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर ये चीजें अगर तूल पकड़ रहा है, जैसा कि मामला जो है वो काफी दिनों से हम देख रहे हैं, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आगे इससे क्या अंदेशा लगाया जाए? आपका मतलब क्या है? तूल पकड़ रहा है तो मतलब ये है कि जिस तरीके से ये जो मामला है इसमें ईगो नहीं आना चाहिए, जैसा कि एक कहा कि जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, तो एक सहज बात है। बिल्कुल ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि इस मामले को सीरियस नहीं होने देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ तक कि कई लोग तो इसको टीवी में डिस्कस करने में भी हिचकिचा रहे हैं कि क्यों इसको ऐसे फालतू में क्लैरिफिकेशन बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। तो ये बताने की बात जरूरी है और आम आर्मी ऑफिसर समझ रहा है इस बात को। ये हमारे सीडीएस को समझ नहीं आ रही। बेसिकली ये बात है। और जब कहते हैं कि हालांकि एयरफोर्स भी टारगेट पे हमला करती है, पर एयरफोर्स ग्राउंड टारगेट पे तब हमला करती है जब आर्मी नहीं कर पाती, तब करती है। तो ये इसलिए और इसलिए हमले की जरूरत होती है। अगर एयरफोर्स हमला ना करे तो आर्मी खत्म हो जाएगी। ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जीवन मृत्यु का सवाल होता है और उसको एयरफोर्स उनकी रक्षा करके उनको जीवन दान देती है। बिल्कुल। तो इसको ये नहीं कहेंगे कि आप सहयोग दे रहे हैं, ये तो आप कहेंगे ये आपके रक्षक हैं, जो आपके भक्षक को खत्म कर रहे हैं।
तो ये रक्षक और भक्षक का जो परिभाषा इनको अभी समझ आनी चाहिए कि किस तरीके से एयरफोर्स हमारी प्रोटेक्टर आर्म है, प्रोटेक्टिंग कर रहा है हमारी, ना कि हमें सपोर्ट कर रहा है। इनकी सपोर्ट है ऑर्डिनेंस सप्लाई को, इंजीनियर्स, ये इनको सपोर्ट करते हैं कि इनकी लड़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, जल्दी पहुंच जाएं, सपोर्ट करते हैं। इनके टेलीफोन सिस्टम में, वायरलेस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, ये सपोर्ट मानते हैं। इनको टाइम से बारूद मिल जाए, टाइम से खाना मिल जाए, ये सपोर्ट होता है। एयरफोर्स ये नहीं करती। एयरफोर्स आपकी जान ना चली जाए इसको बचाती है। कहा, क्योंकि दुश्मन आप पे आएगा, आप पे हावी हो जाएगा और आपकी भारत की धरती दुश्मन के हाथ में से चली जाएगी अगर एयरफोर्स नहीं पहुंचेगी टाइम पे। ये मतलब होता है। तो इसको ढंग से समझाने की बात है, और अगर वो नहीं समझते हम उनको समझा देंगे। मैं जनरल रावत को मैं जानता हूँ, एनडीए में मेरे जूनियर थे। मैं अगर अभी मेरे को पता होता था मैं पहले उनको समझा दिया होता उनको। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक बात और निकल कर आई है विंग कमांडर सर कि सीडीएस के बाद में बोलने के लिए जो एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया है, उन्होंने भी कहा है कि चर्चा से तो इनकार फिलहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन अंदरूनी मतभेद पर अंदरूनी तौर पर समाधान निकाला जाता है। तो जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि लोग इसे डिबेट करने के लिए भी कहीं ना कहीं बच रहे हैं, तो अंदरूनी समाधान निकाला जाना, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। अंदरूनी समाधान का मतलब है आपस में डिस्कशन जी, मतलब है वो बेशक टाइम लें, भदौरिया साहब के साथ बैठे, कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर में जाएं, एक प्रेजेंटेशन अटेंड करें ताकि एयर पावर का क्या कार्यक्रम होता है उसको समझाने में कोई बात नहीं है। बड़े से बड़े आदमी को कई बार एक चीज समझने के लिए इंस्ट्रक्टर्स के पास जाना पड़ता है। अगर उनको जाना पड़ता है, अगर इंस्ट्रक्शंस लेनी पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कई आर्मी ऑफिसर्स को समझ नहीं आती है। वो क्लोज एयर सपोर्ट का काउंटर एयर का मतलब ही जानते। व्हाट इज एयर इंटरडिक्शन, बैटलफील्ड एयर इंटरडिक्शन, ये सब की सब जो टर्मिनोलॉजी फाइटर फ्लाइंग की होती है, ये इनको नहीं समझ आती। इसको समझाने की जरूरत पड़ती है, और इसमें कोई ईगो नहीं होना चाहिए कि हमें नहीं समझना, हम बहुत बड़े हो गए हैं। कोई सीखने के लिए बहुत बड़ा नहीं होता। बिल्कुल, आज मेरे को भी कई चीजें सीखनी पड़ती है, मैं अपने बच्चों से सीखता हूँ। कल टेलीविजन में कोई मैं आऊं तो आप मेरे को कई चीजें समझाएंगी और सिखाएंगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई खुदा बन गया हूं आसमान का, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो जो मामला है वो बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा दिया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझा है। इस पर स्टडी भी हम लोग काफी कर रहे थे, और सच बात बताएं तो बहुत सी चीजें नहीं आ रही थी समझ में, लेकिन आपसे जब इसमें चर्चा हुई है तो बहुत सी चीजें क्लियर हो गई हैं, और वाकई में वायुसेना जो है वो काफी अहम भूमिका यहाँ पर निभाती है। तो बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो यहाँ जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, देश में 4 एकीकृत थिएटर कमांड के गठन में खींचतान के सामने आने लगी है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल विपिन रावत ने कहा था कि वायुसेना सहयोगी की भूमिका में रहती है और सेना के इंजीनियरों और आर्टिलरी की तरह युद्ध में सहयोग करती है। लेकिन चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने इस पर असहमति जताते हुए ये कहा था कि वायुसेना की वायु शक्ति के रूप में बड़ी है। उन्होंने कहा कि कमान के गठन में वायुसेना जरूर सहयोगी भूमिका में थी, लेकिन ये सही तरीके से किया जाना चाहिए। तो बात यहाँ पर यही थी, लेकिन चाहे हमारी सेना हो, जल हो, थल हो या वायुसेना हो, ये सभी हमारे लिए बहुत मायने रखाती हैं और सभी एक दूसरे की सहयोगी हैं। लेकिन सहयोगी की जगह वाकई में जिस तरीके से प्रोटेक्ट करने वाली जो बात निकलकर सामने आई है वो यहाँ पर होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।